This is today's The Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is what will a second Trump presidency bring? And the second issue is why will India's foreign policy be a tightrope walk? In this article we will discuss about India's foreign policy. And the third issue is related to cyclone. And fourth issue is related to Ken Betwa river linking project. So let's discuss all the issues in detail. Donald Trump 2.0 and impact on Indian economy. In this article, we will discuss about what will a second Trump presidency bring in India's economy. Why news? In January 2025, Donald Trump will be sworn in as the 47th President of the United States of America. नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47th प्रेसिडेंट के तौर पर शोन इन यानी शपथ ग्रहण करेंगे. मिस्टर ट्रंप एंड साउथ एशिया आउटलुक. मिस्टर ट्रंप का जो सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा और इसका साउथ एशिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नंबर 1, क्यूरोसिटी एंड नर्वसनेस इन मैनी कंट्रीज. कुछ कंट्रीज के अंदर क्यूरोसिटी होगा और कुछ कंट्रीज के अंदर नर्वसनेस होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में शपथ ग्रहण करते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए. नंबर 2, इन साउथ एशिया ही लाइकली टू ऑफर अ डिस्टिंक्ट कॉन्टिन्यूटी. साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो प्रीवियस टर्म में उनका जो भी साउथ एशिया को लेकर आउटलुक था उसकी कंटिन्यू बनी रह सकती है. नंबर 3, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज. कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, कुछ चैलेंजेज भी हो सकते हैं. नंबर 4, कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच टू चाइना. चाइना को लेकर मिस्टर ट्रंप का जो अप्रोच रहा है वो कॉन्फ्रंटेशनल रहा है. नंबर 5, हिज इरेटिक डिसीजंस. इनके डिसीजंस काफ़ी इरेटिक होते हैं तो इन इरेटिक डिसीजंस का भी साउथ एशियन कंट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है. नंबर 6, प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. ट्रंप जी ने रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसको लेकर पीस ब्रिंग करने के लिए प्रॉमिस किया है. तो अब ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस मेकिंग करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं. नंबर 1, क्यूरोसिटी एंड नर्वसनेस इन मैनी कंट्री. Mr. Trump's re-election and subsequent return to office have triggered curiosity and nervousness in many countries. साउथ एशिया रीजन में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और क्यूरोसिटी उनके अंदर है इस चीज़ को लेकर कि क्या उनकी प्रीवियस पॉलिसी कंटिन्यू रहने वाली है या फिर इनका एक अलग तरीके से इन कंट्रीज को लेकर पॉलिसी होगा. नंबर 2, इन साउथ एशिया इज लाइकली टू ऑफर अ डिस्टिंक्ट कॉन्टिन्यूटी. साउथ एशिया में कुछ कंट्रीज के लिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रीवियस टर्म में जो पॉलिसी रही है उसको लेकर डिस्टिंक्ट कंटिन्यूटी यहाँ पर शो हो सकती है. हिज आइडियोलॉजी एंड फॉरेन पॉलिसी गोल विल कंटिन्यू टू पुश फॉर इंक्रीज कॉपरेशन कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन विद इंडिया इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडियोलॉजी या फॉरेन पॉलिसी रही है साउथ एशिया को लेकर इस रीजन से रिलेटेड वेरियस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ कॉपरेशन कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन इनिशिएट कर सकते हैं. न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इवन एज हिज लीडरशिप स्टाइल डिसीजन मेकिंग नेचर एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स विल प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. बिकॉज मिस्टर ट्रंप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो थोड़ा स्पेशल है, डिसीजन मेकिंग नेचर उनका थोड़ा स्पेशल है और इनका जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को मैनेज करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं साउथ एशियन कंट्रीज के लिए बहुत चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है. नंबर 4, मिस्टर ट्रम्प्स कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच टू चाइना विल ऑल्सो पुट साउथ एशियन कंट्रीज अंडर मोर प्रेशर. बिकॉज मिस्टर ट्रम्प का जो अप्रोच है चाइना के साथ वो कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच है और इस कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज काफ़ी प्रेशर फील कर सकती हैं. Number 5, given his erratic decisions, Washington will likely to be less tolerant of South Asian countries agency. मिस्टर ट्रंप का जो डिसीजन नेचर है वो काफ़ी इरेटिक डिसीजन नेचर है और इस इरेटिक डिसीजन नेचर की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज एजेंसी के प्रति ये
जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा न्यू, ये लेस टॉलरेंट हो सकता है। नंबर 6, मिस्टर ट्रम्प्स प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड रिजॉल्विंग द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया if successful will help weaken South Asian economies to overcome their food and fuel inflationary pressure। मिस्टर ट्रम्प ने प्रॉमिस किया है कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसके बीच में पीस मेकिंग करने के लिए इनिशिएटिव्स लेंगे, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो साउथ एशियन इकोनॉमीज के लिए जो कि इस वॉर की वजह से वीक हुई है वो कहीं ना कहीं अ, उसको ओवरकम किया जा सकता है। और बिकॉज इस वॉर की वजह से साउथ एशियन रीजन में फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी इंक्रीज हुआ है और फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया एंड यूक्रेन के बीच पीस मेकिंग करने में सक्सेस रहते हैं। फैक्टर्स इन यूएस इंडिया टाइज। इंडिया और यूएस के बीच जो टाइज हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इंडिया एंड द यूएस हैव जॉइंड enjoyed an upward trajectory in the relationship as US acknowledging India's leadership in the South Asian region। यूएस ये एक्नॉलेज करता है कि साउथ एशियन रीजन के अंदर इंडिया का जो लीडरशिप है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही वजह है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो उनका अपवर्ड ट्रोजेक्ट्री रहा है। यूएस लेबल्ड इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन 2009। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज फॉलोड अ सिमिलर आउटलुक। यूएस ने इंडिया को 2009 में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इंडिया को डेजिग्नेट किया था, स्पेशली साउथ एशियन रीजन के लिए। और यही जो लेबलिंग है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिमिलर आउटलुक के साथ फॉलो किया गया। इंडिया यूएस स्ट्रेंथन दियर कोऑपरेशन अगेंस्ट चाइना। इंडिया और यूएस दोनों ने चाइना के अगेंस्ट कोऑपरेशन को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। विद चाइना इंक्रीजिंग aggressiveness and assertiveness, India and the US have strengthened their engagement and cooperation। बिकॉज साउथ एशियन रीजन के अंदर चाइना का एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उस एग्रेसिवनेस से फाइट करने के लिए इंडिया और यूएस ने हमेशा एक दूसरे को कोऑपरेट किया है, एंगेजमेंट किया है। थ्रू इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी द यूएस वांट्स टू सप्लीमेंट इंडियाज रीजनल लीडरशिप टू काउंटर चाइना एंड मेंटेन द वैल्यूज बेस्ड ऑर्डर। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर यूएस ने हमेशा इंडिया के लिए एक सप्लीमेंट कवर किया, स्पेशली अगर चाइना से एनकाउंटर की अगर बात की काउंटर करने के लिए एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी अगर बात की जाए तो चाइना यूएस ने इंडिया के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पर वर्क किया है। बोथ कंट्रीज कोऑपरेट ऑन मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। यूएस cooperation with India on the Millennium Challenge Corporation project in Nepal and helping Sri Lanka out of its economic crisis indicate the growing cooperation। इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज ने नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। श्रीलंका के अंदर भी बिकॉज श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, उस इकोनॉमिक क्राइसिस से आउटकम करने के लिए यूएस ने श्रीलंका का भी हेल्प किया है। मिस्टर बाइडेंस पैसिव relations with Pakistan after withdrawing from Afghanistan helped India and the US foster a mutual vision for the region। पाकिस्तान को लेकर मिस्टर बाइडेन का जो अप्रोच रहा है वो पैसिव अप्रोच रहा है, स्पेशली अफगानिस्तान से जब से यूएस ने अपने आप को विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर बाइडेन का जो पैसिवनेस जो पाकिस्तान को लेकर रहा है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। इंडिया ऑब्जेक्टिव टू कोऑपरेशन विद यूएस इज टू पुश बैक चाइना। न्यू दिल्ली's primary objective of cooperating with US to push back against China and offer alternative development partnership। इंडिया का यूएस के साथ कोऑपरेशन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को पुश बैक करना है, क्योंकि न्यू दिल्ली भी चाहता है कि चाइना का जिस तरह से असर्टिवनेस बढ़ रहा है इस साउथ एशियन रीजन के अंदर उसको काउंटर किया जाए। इंडिया यूएस हैव डिफरेंट अप्रोच ऑन बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया और यूएस का जो अप्रोच इन दो कंट्रीज को लेकर रहा है वो काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है, स्पेशली बांग्लादेश एंड म्यांमार को लेकर। While India supported the Sheikh Hasina government in Bangladesh and pragmatically engaged with Myanmar's junta, the US pressured both regimes including imposing targeted sanctions। इंडिया बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर जो
गवर्नमेंट रिजाइम था उसको कहीं ना कहीं फेवर इंडिया ने हमेशा किया है, बिकॉज इससे पहले जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी फुल्ली इंडिया का उस गवर्नमेंट को सपोर्ट होता था, जबकि यूएस इस सिस्टम के अगेंस्ट था। बात अगर म्यांमार की जाए, म्यांमार के अंदर जो भी यहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ, म्यांमार जनता के साथ भी इंडिया ने इंगेजमेंट किया है, और जबकि यूएस इस सिस्टम के अगेंस्ट, और इन दोनों कंट्रीज में कुछ सैंक्शंस यूएस ने इम्पोज किए हैं। दिस प्रेशर नज देम क्लोजर टू चाइना। यही वजह है कि यूएस का जो बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर ये टारगेटेड सैंक्शंस से रिलेटेड प्रेशर था, इसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज चाइना की तरफ नज हुए हैं। इट मीन्स चाइना की तरफ इनका इंक्लिनेशन हुआ है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया यूएस रिलेशन ड्यू टू रसिया एंड अडानी इशू। रसिया इशू को लेकर एंड अडानी इशू को लेकर इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं, बिकॉज रसिया और यूएस एक दूसरे के एली कंट्रीज हैं, जबकि इंडिया रसिया का एक फ्रेंड कंट्री है। अडानी इशू को लेकर भी दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट हुए हैं रिलेशंस। Sanctioning Indian firms for collaborating with Russia and accusation of corruption against the Adani Group has faltered to Indian project in Sri Lanka, leaving India to face of consequences of the decision. बिकॉज इंडिया ने हमेशा रसिया के लिए एक गुड फ्रेंड के तौर पर वर्क किया है, और इस वजह से यूएस ने इंडियन फर्म्स पर सैंक्शन इम्पोज किए हैं। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस करप्शन से रिलेटेड इम्पोज किए हैं, इसकी वजह से भी श्रीलंका के अंदर कुछ इंडियन प्रोजेक्ट फॉल्टर हुए हैं, और इस वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी हद तक। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लोन, व्हाट इज साइंस बिहाइंड साइक्लोन एंड हाउ इज अ साइक्लोन नेम्ड। नेमिंग ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का नेमिंग कैसे किया जाता है। The naming of cyclone in the North Indian Ocean are given by a panel of 13 countries under the World Meteorological Organization and the United States Economic and Social Commission for Asia and the Pacific। नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर जो भी साइक्लोन आता है, इसके लिए नेमिंग करने का जो वर्क करते हैं वो 13 कंट्रीज का एक पैनल करता है, और ये जो 13 कंट्रीज होते हैं ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNESCAP, इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन ऑर्गेनाइजेशन के 13 कंट्रीज के मेंबर का पैनल इंडियन ओशन रीजन के अंदर आने वाले साइक्लोन्स का नेमिंग करते हैं। दिस 13 कंट्रीज आर बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ओमान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड येमेन। ये 13 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के अंदर आने वाले किसी भी साइक्लोन का नेमिंग करते हैं। साइक्लोन नेम्स आर चूजन टू बी शॉर्ट, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव। किसी भी साइक्लोन का नेमिंग जब किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो नेम शॉर्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए। ईच मेंबर सबमिट अ लिस्ट ऑफ 13 नेम्स क्रिएटिंग अ रोटेशनल नेमिंग सिस्टम। ईच कंट्री को अबाउट 13 नेम्स सबमिट करने होते हैं, और रोटेशनल नेमिंग सिस्टम के बेस पर साइक्लोन्स का नेम रखा जाता है। साइक्लोन्स नेम्स आर असाइंड सिक्वेंसली एज साइक्लोन फॉर्म, वंस यूज्ड अ नेम इज रिटायर्ड एंड नॉट रीड। कोई भी नेम अगर साइक्लोन का रखा जा चुका है पहले तो उसको दोबारा से रिपीट नहीं किया जाता है। फॉलोइंग फेंगल द नेक्स्ट साइक्लोन विल बी नेम्ड शक्ति प्रोपोज्ड बाय श्रीलंका एंड नेक्स्ट मोथा प्रोपोज्ड बाय थाईलैंड एज अनदर अपकमिंग नेम। कुछ मंथ पहले फेंगल साइक्लोन आया था, इसके बाद जो नेक्स्ट साइक्लोन नेमिंग किया गया वो शक्ति नेम से नेमिंग किया गया, जो कि श्रीलंका के द्वारा प्रपोज किया गया है। शक्ति के बाद जो साइक्लोन नेमिंग किया जाएगा उसका नाम मोथा होगा, जिसे थाईलैंड के द्वारा प्रपोज किया गया है। साइक्लोन्स इन अरेबियन सी वर्सेस बे ऑफ बंगाल। इंडिया के बोथ साइड में, वन साइड इज अरेबियन सी एंड अदर साइड इज बे ऑफ बंगाल, इन दोनों एरियाज में जो साइक्लोन्स आते हैं, इन साइक्लोन्स में क्या क्या डिफरेंस है। साइक्लोन्स जनरेटेड इन अरेबियन सी आर लेस फ्रीक्वेंट देन इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू विंड पैटर्न डिफरेंसेस इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के अंदर विंड पैटर्न डिफरेंट है, एंड सरफेस टेम्परेचर दोनों सी ओशन का, दोनों सी का यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर डिफरेंट होता है, और जोग्राफिकल फैक्टर्स भी
यहाँ पर डिफरेंट होने की वजह से दोनों रीजन में जो साइक्लोन्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। और अरेबियन सी के अंदर आने वाले साइक्लोन्स जो होते हैं वो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल में आने वाले साइक्लोन्स मोर फ्रिक्वेंट होते हैं। रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल एक्सपीरियंस मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन सच एज वार्म वाटर एंड लोअर वर्टिकल विंड सेल। बे ऑफ बंगाल के अंदर जो वाटर सरफेस है वहाँ पर साइक्लोन के लिए मोर फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं, सच एज वार्म वाटर होता है वहाँ पर, लोअर वर्टिकल विंड शेयर होता है। इट मीन्स वार्म वाटर के बेस पर अगर कंपेयर किया जाए तो बे ऑफ बंगाल के अंदर ज़्यादा वार्म वाटर होता है, जबकि अरेबियन सी के अंदर वाटर उतना वार्म नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्पेशली यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम बात करेंगे। ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन्स का जो नेमिंग होता है उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। नंबर वन, टाइफून्स। अगर इन द पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी, पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी के अंदर अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो उसका टाइफून नेमिंग किया जाता है। अफेक्ट कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड फिलीपींस। टाइफून्स जो आते हैं ये ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड फिलीपींस जैसे कंट्रीज को टाइफून अफेक्ट करते हैं। नंबर टू, हरिकेन्स जनरेट इन वेस्ट इंडियन आइलैंड ऑफ द कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। वेस्ट इंडियन आइलैंड और कैरिबियन सी एज वेल एज अटलांटिक ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नेमिंग हरिकेन्स किया जाता है। इम्पैक्ट रीजन लाइक मैक्सिको, यूएस एंड कैरिबियन नेशंस। हरिकेन की वजह से मैक्सिको, यूएस एंड कैरिबियन नेशंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर थ्री, टॉर्नेडोज इमर्ज इन गुयाना लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड द साउथ सदर्न यूएसए। वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए में जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें टॉर्नेडोज कहा जाता है। इट कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिडली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अन थंडर स्टॉर्म। नंबर फोर, विली विलीज। दिस टर्म यूज टू नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन्स आते हैं उनके लिए विली विलीज का यूज किया जाता है। इट कॉजिंग हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर विली विली इमर्ज होता है तो इसकी वजह से इस रीजन में हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट होती हैं। मैप में हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस जोन में आते हैं, टाइफून कहाँ पर आता है, हरिकेन्स का लोकेशन क्या है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO established in 1950, it originated from the International Meteorological Organization IMO founded in 1873। IMO 1873 में फाउंड किया गया था। IMO मीन्स इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसको रीनेम करके 1950 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका नेमिंग किया गया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। WMO फैसिलिटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियो फिजिकल साइंस। WMO का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जो फिजिकल साइंस से रिलेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना है। इट प्रोमोट द एक्सचेंज ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अमंग मेंबर कंट्रीज। जितने भी WMO के मेंबर कंट्रीज हैं सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में डाटा एक्सचेंज को प्रमोट करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को प्रमोट करना रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को प्रमोट करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब यहाँ पर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वेदर सिस्टम दैट फॉर्म ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशन बेसिन्स वेयर सी सरफेस टेम्परेचर आर अबाउट 26.5 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी पावरफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं और वार्म ट्रॉपिकल ओशन बेसिन में मेनली ये इमर्ज होते हैं जहाँ पर 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। These storms are characterized by strong winds, heavy precipitation, and storm and can cause significant damage to coastal communities and infrastructure। ट्रॉपिकल साइक्लोन जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ ये आते हैं, हैवी प्रिसिपिटेशन स्टॉर्म आता है इनके साथ में, और इन साइक्लोन्स की वजह से कोस्टल कम्युनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। वे ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ फॉर्म होते हैं? Climatologically, tropical cyclones form mainly in the North Atlantic, East
पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक, साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मेनली इन 3 से 4 जोन में इमर्ज होते हैं, सच एज नॉर्थ एटलांटिक रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन इमर्ज हो सकते हैं, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं, नॉर्थ पैसिफिक के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन इमर्ज नहीं होते हैं, एज वेल एज इंडियन ओशन के अंदर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर इमर्ज हो सकते हैं। Out of 85 tropical storms that developed annually over the warm tropical oceans, more than half, about 45 of them intensify into tropical cyclone। वार्म ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर एनुअली 85 ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेवलप होते हैं, जिनमें से हाफ अबाउट 45 ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। द वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन इज द मोस्ट एक्टिव रीजन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड अकाउंट फॉर अबाउट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। पूरे वर्ल्ड में 33% के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं वो वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन में आते हैं, बिकॉज ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक एक्टिव जोन है। द नॉर्थ इंडियन बेसिन अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 4% ऑफ द ग्लोबल टोटल, although it is one of the most vulnerable region in the world to the effect of such cyclone। इंडियन ओशन की अगर बात की जाए, नॉर्थ इंडियन बेसिन ओवरऑल ग्लोबल साइक्लोन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ओनली 4% साइक्लोन्स यहाँ पर शो होते हैं। बट ये जो रीजन है ये काफ़ी वल्नरेबल रीजन है साइक्लोन्स के लिए, जो कि पूरा इंडिया के क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। हाउ साइक्लोन इंटेंसिटी मेजर्स, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। द साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल इंट्रोड्यूस in the early 1970s is the most widely used metric for warning the public about the danger of tropical cyclone। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डेंजर्स से रिलेटेड पब्लिक को अवेयर वार्निंग करने के लिए एक मैट्रिक का यूज किया जाता है, जिसको 1970s के अर्ली टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका नेम है साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, एस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मैट्रिक स्केल के थ्रू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डेंजर से रिलेटेड पब्लिक को वार्निंग किया जाता है। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑन द एसएस हरिकेन विंड स्केल। साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल पर 5 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5, विद कैटेगरी 5 विंड स्पीड एक्सीडिंग 252 किलोमीटर पर आवर। कैटेगरी 5 में विंड स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स कैटेगरी 5 का जो स्पीड होता है विंड का साइक्लोन के अंदर वो बहुत हाई होता है। द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ विंड्स स्टॉर्म सर्ज एंड रेनफॉल इन कैटेगरी 5 इम्पैक्ट वुड कम्प्लीटली रेज एनी स्ट्रक्चर। कैटेगरी 5 में अगर विंड स्टॉर्म एंड रेनफॉल कम्प्लीटली कंबाइन हो जाए तो ये किसी भी स्ट्रक्चर को रेज कर सकते हैं कम्प्लीटली तरीके से। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, ग्लोबल वार्मिंग एंड साइक्लोन के इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। The sharp rise in man-made greenhouse gas emissions has led to global warming of the order of 1.10 degrees Celsius since pre-industrial times। प्री-इंडस्ट्रियल टाइम्स का अगर करंट के साथ कंपेयर किया जाए तो मैन-मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से 1.10 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। द वार्मिंग कैन बी ऑब्जर्व नॉट ओनली एट द सी सरफेस बट ऑल्सो इन डेप्थ ऑफ द ओशन विच इंक्रीज द हीट कंटेंट ऑफ द ओशन एंड दस फेवर द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ग्लोबल वार्मिंग ने सिर्फ सी सरफेस को ही राइज नहीं किया है, बल्कि ओशन का जो डेप्थ है उसका भी टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, और जिसकी वजह से हीट कंटेंट ओशन के अंदर इंक्रीज हुआ। हीट कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन को काफ़ी हद तक फेवर मिला है। इट मीन्स यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लॉन्ग टर्म डाटा इंडिकेट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इंक्रीजिंग इन लार्ज स्केल। लॉन्ग टर्म डाटा का अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें तो डाटा शो करता है कि इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एवरी डिग्री ऑफ वार्मिंग एन इंक्रीज इन विंड स्पीड ऑफ 12% is observed in the strongest cyclone which corresponding to a 40% increase in destructive potential।
ग्लोबल वार्मिंग अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो विंड स्पीड 12% तक इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से साइक्लोन से होने वाला जो डिस्ट्रक्शन है वो 40% तक इंक्रीज हो सकता है। एज वार्म वाटर एक्सटेंड फर्दर पोलवर्ड, साइक्लोन आर शिफ्टिंग पोलवर्ड विद मोर स्टॉर्म्स फॉर्मिंग एट हायर लैटिट्यूड, बिकॉज हायर लैटिट्यूड पर भी स्टॉर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो इक्वेटोरियल साइक्लोन्स हैं, यहाँ का वार्म वाटर पोलवर्ड की तरफ मूव हो रहा है, और ये वार्म वाटर पोलर रीजन में स्टॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। एज द ओशंस वार्म, साइक्लोन ऑल्सो स्ट्रेंथन फास्टर एंड स्पेंड मोर लाइफ टाइम ओवर द ओशन। ओशंस जितना ज़्यादा वार्म होगा, साइक्लोन उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, फास्टर होगा, एंड इसका जो ओशन के ऊपर लाइफ टाइम है वो भी स्पेंडिंग टाइम उसका बहुत इंक्रीज हो सकता है। In 2023, tropical cyclone Freddy spent 37 days over the oceans, making it the longest live cyclone ever recorded. अभी तक ओशन सरफेस पर सबसे लॉन्ग टाइम तक लिविंग करने वाला जो साइक्लोन रहा है वो साइक्लोन फ्राइडे रहा है, जो कि 37 डेज तक कंटिन्यू ओशन के ऊपर बना रहा। एज ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज अनअवॉइडेड, वी कैन एक्सपेक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन विद एन इंटेंसिटी ऑफ मोर देन कैटेगरी 5। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से कंटिन्यू बढ़ रहा है, कैटेगरी 5 से अबव इंटेंसिटी वाले साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देयर इज नाउ अ नीड टू assess wind scale to tie categories 5 to peak wind speed between 250 to 309 km per hour and to include an additional category 6 about 309 km per hour। ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि जो एसएस विंड स्केल, जो साइक्लोन के मेजरमेंट का एक यूनिट है, अभी तक इसमें ओनली 5 कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि 6th कैटेगरीज भी इसके लिए बनाई जाए, और 6 कैटेगरी जो होगी वो 309 किलोमीटर पर आवर जो विंड स्पीड होगी उसके लिए यहाँ पर ये बनाई जानी चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन इन लास्ट डेकेड में कुछ साइक्लोन्स हमने फील किए हैं, उनका इंटेंसिटी क्या रहा है। Observations indicate that 197 tropical cyclones categorized in Category 5 in 42 years period from 1980 to 2021 have occurred in the last 17 years of the period। Observations indicate करते हैं कि लास्ट 42 ईयर्स में, स्पेशली 1980 से लेकर 2021 तक 197 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऐसे रहे हैं जिन्हें कैटेगरी 5 में रखा गया है, और इनमें से मोर देन हाफ साइक्लोन ऐसे रहे हैं जो कि लास्ट 17 ईयर्स में शो हुए हैं। 5 ऑफ दिस स्टॉर्म्स, इनमें से कुछ स्टॉर्म सच एज हयान, पैट्रिका, मेरांटी, टाइफून, गोनी एंड सुरुगे which occurred in the last 9 years of record exceeded the hypothetical category 6। कैटेगरी 6 जिसमें 309 किलोमीटर पर आवर से अबव विंड स्पीड अगर होती है तो वो कैटेगरी 6 में आ जाएगा, और ये 5 ऐसे स्टॉर्म शो हुए जिनका विंड स्पीड 309 किलोमीटर पर आवर से अबव रही है। Further climate change suggests that the annual extent of the category 6 threshold will increase even more in regions where intense tropical occur। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस तरह से अगर ये क्लाइमेट चेंज होता है तो कैटेगरी 6 को भी ये स्टॉर्म थ्रेशोल्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ड्यू टू proposed 6th category of SS wind scale, government should raise awareness of the dangers of the increased risk of large cyclone due to global warming। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लार्ज साइक्लोन रिस्क इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि वो लोगों को इससे रिलेटेड अवेयर करें, और 6th कैटेगरी के अंदर अबाउट 309 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो विंड स्पीड यहाँ पर आने वाली है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। एट प्रेजेंट द नॉर्थ इंडियन ओशन इज नॉट वल्नरेबल टू कैटेगरी 6 स्टॉर्म। प्रेजेंट में अगर नॉर्थ इंडियन ओशन की बात की जाए तो 6th कैटेगरी से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी यहाँ पर नहीं आने वाली है। हाउएवर एज ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू अनअबेटेड, देयर इज चांस दैट अ कैटेगरी 6 स्टॉर्म विल मैक्सिमम विंड स्पीड ऑफ ओवर 309 किलोमीटर पर आवर मे अकर ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन इन नियर फ्यूचर। बट नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंडियन ओशन के अंदर भी 309 किलोमीटर पर आवर
स्पीड से साइक्लोन यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए प्रिपेयर रहना चाहिए। Therefore, there is a need for a revision India's disaster management strategy for tropical cyclone and the early warning system. Many lives are at stake. जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू बढ़ रहा है और ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंडिया के लिए चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और अर्ली वार्निंग सिस्टम को रिविजिट करना चाहिए। Changing dynamics of India's foreign policy. In this article, we will discuss about how India's foreign policy is changing in recent years. What is issue? 2024 was full of global insecurity and shocks in the neighborhood, particularly Bangladesh. 2024 पूरा ईयर ग्लोबल इंसिक्योरिटी के तौर पर देखा गया और इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के अंदर जो कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, उसने साउथ एशियन रीजन के ऑल कंट्रीज को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। As 2025 looks to be even more uncertain, Indian foreign policy's biggest challenge is to remain prepared for change. 2024 ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोर अनसर्टेन रहने वाला है और पूरा वर्ल्ड के अंदर जो भी चैलेंजेस सामने आने वाले हैं उनके लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना होगा। व्हाट आर द हाई पॉइंट्स इन इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस? 2024 में इंडिया के जो एक्सटर्नल रिलेशंस रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करें। इट मीन्स वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज के साथ इंडिया का जो रिलेशंस रहे हैं उस रिलेशन में किस तरह से अप एंड डाउन आया है। नंबर 1, डिसएंगेजमेंट एट LAC। LAC पर डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। 2024 का एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए हो सकता है। नंबर 2, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट। इंडिया और यूरो के बीच FATF साइन किया गया है, ये एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए। नंबर 3, इंडिया एंड नेबरहुड। इंडिया और नेबरहुड कंट्रीज का क्या रिलेशनशिप रहा है उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 4 था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर कुछ मंथ पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन किस तरह से अफेक्ट हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइज विद कनाडा। कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस किस तरह से रहे। यूएस और इंडिया के रिलेशंस 2024 में किस तरह से रहे, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, disengagement at LAC. The most difficult negotiations completed this year was for disengagement at the LAC with China. 2024 में इंडिया का जो मोस्ट डिफिकल्ट नेगोशिएशन हुआ है वो चाइना के साथ LAC पर डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड हुआ है। While restoring ties and rebuilding the trust shattered by the Chinese PLA transgression since 2020 is a more prolonged task. The first formal Modi-Xi Jinping meeting in 5 years at Kazan on the sideline of the BRICS summit in Russia was a turning point. चाइनीज PLA के द्वारा 2020 में जो ट्रांसग्रेशंस स्टार्ट किए गए थे उन ट्रांसग्रेशंस को स्पेशली LAC पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए और रिबिल्ड करने के लिए दोनों कंट्रीज की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में ये जो मीटिंग हुआ है 5 इयर्स बाद ये कजान में मीटिंग हुआ है जहाँ पर ब्रिक्स समिट भी रनिंग में था। उस ब्रिक्स समिट के साइडलाइन यहाँ पर मोदी और जिनपिंग के बीच में LAC से रिलेटेड ये एग्रीमेंट हुए हैं। Number 2, India-Europe Free Trade Association Agreement. The year began with a visit from French President Emmanuel Macron as a guest on Republic Day and a reaffirmation of the dependability of bilateral ties. 2024 का जो स्टार्टिंग हुआ था इंडिया के लिए ये जो ईयर है ये अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस से फुल था। इस ईयर के स्टार्टिंग में रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए थे। बोथ सेट द सील ऑन अ नंबर ऑफ इंडिया फ्रेंच फ्यूचर फॉर इन डिफेंस, एनर्जी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस, एनर्जी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइन किए गए थे। अर्ली इन 2024 द कंक्लूजन ऑफ द इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट इंडिया फर्स्ट विद यूरोप।
2024 के अर्ली टाइम में इंडिया और यूरोप के बीच में जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, ये इंडिया की तरफ से यूरोप के साथ फर्स्ट इस टाइप का एग्रीमेंट था। Number three, India and neighborhood. The neighborhood was also the subject of some bright spots, including the attendance of leaders of most of the neighboring countries for Mr. Modi's swearing in. इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो थर्ड टर्म के लिए स्वेरिंग हो रहा था, यानी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस टाइम पर इंडिया के बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज को यहाँ पर इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान वॉज नॉट इनवाइटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड द फर्स्ट सच विजिट इन नियरली अ डिकेड टू इस्लामाबाद फॉर द एससीओ समिट। इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था, बट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ का जो समिट इस ईयर का रहा है, उस समिट में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर विजिट किया था। सेवरल विजिट्स बाय द भूटान किंग जिग्मे खेसर एंड प्राइम मिनिस्टर तेसिंग तोब्गे एज वेल एज मिस्टर मोदी विजिट टू थिम्पू टू रिसीव एन अवार्ड। 2024 में भूटान के किंग ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया विजिट किया था, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी थिम्पू विजिट किया था, जहाँ पर उन्हें एक अवार्ड दिया गया था। इट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के कंट्रीज में कहीं ना कहीं इनका एज ए इन्वाइटी या फिर किसी अदर पर्पज से ट्रैवलिंग कंटिन्यू हो रहा है। सक्सेसफुल विजिट बाय द न्यू श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा and Maldives President Mohamed Mujib, setting aside the tension earlier, were other high points of the year. 2024 में श्रीलंकन प्रेसिडेंट और मालदीव प्रेसिडेंट ने भी टेंशंस को साइड रख के यहाँ पर स्पेशली इंडिया के अंदर विजिट किया है। तो ये कुछ इंसिडेंट थे जो कि शो करते हैं कि इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के साथ इसके टेंशंस काफ़ी रिड्यूस हुए हैं पहले के कंपेयर में। नंबर 4, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? फ्रॉम अ फ्रेंडली नेबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी पार्टनर टू बिकमिंग एन estranged over Hasina's ouster from power in August was the year's biggest shock for New Delhi. 2024 का जो बिगेस्ट शॉक इंडिया के लिए रहा है, वो बांग्लादेश के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बांग्लादेश जो कि एक इंडिया का फ्रेंडली नेबर कंट्री है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी पार्टनर है, यहाँ जो रिजाइम का जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये इंडिया के लिए 2024 का बिगेस्ट शॉक रहा है। इट रेज्ड कंसर्न ओवर द शार्प राइजिंग अटैक ऑन हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न रेज करता है। मिस हसीनाज स्टे इन इंडिया हैज ऑल्सो बिकम द बिगेस्ट थॉर्न इन वंस क्लोज पार्टनरशिप। इंडिया ने जिस तरह से मिस हसीना के लिए यहाँ पर स्टे करने के लिए प्रोविज़न किया है, ये कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच जो रिलेशंस है, उस रिलेशंस को कहीं ना कहीं थोड़नी करने का और कर रहा है। नंबर 5, टाइज विद कनाडा took a turn for the worse as Canadian authorities put allegations that Indian officials had ordered the Niger killing, even naming Home Minister Amit Shah in alleged conspiracy. इंडिया और कनाडा के बीच में रिसेंट कुछ ईयर्स में टाइज इसलिए भी डिस्टॉर्टेड हुए हैं बिकॉज कनेडियन अथॉरिटीज़ ने इंडियन ऑफिशियल्स पर निज्जर किलिंग से रिलेटेड एलिगेशंस पुट किए हैं, और इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह पर उन्होंने कंस्पिरेसी के एलिगेशंस पुट किए हैं। नंबर 6, इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्ड इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द अडानी ग्रुप एंड अ न्यू इंडिक्टमेंट अगेंस्ट एन इंडियन ऑफिशियल फॉर द एलिज्ड पन्नून असैसिनेशन प्लॉट। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट भी कुछ इंडिक्टमेंट फाइल किए हैं, साथ ही पन्नून असैसिनेशन से रिलेटेड कुछ इंडियन ऑफिशियल्स पर एलिगेशंस पुट किए हैं। इट मीन्स इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो अप एंड डाउन उसमें देखा गया। 2024 के अंदर इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी अडानी ग्रुप पर लगाए गए एलिगेशंस के बाद काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं। द यूएस रोल इन साउथ एशियन नेबरहुड, especially with the change in Bangladesh and China's foray into Nepal and other neighborings are the continuing challenge. कुछ अभी भी चैलेंज 2025 में शो हो सकते हैं बिकॉज साउथ एशियन नेबरहुड में
इंडिया का यूएस का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली बांग्लादेश में जो भी सिस्टम चेंज हुआ है इसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल है। एंड नेपाल की तरफ जिस तरह से चाइना का इंक्लिनेशन हो रहा है, या अदर नेबरिंग कंट्रीज की तरफ जिस तरह से चाइना या अदर कंट्रीज का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग इशू हो सकते हैं 2025 के लिए। हाउ डिड इंडियन फॉरेन पॉलिसी नेविगेट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट? 2024 में बहुत ज़्यादा हमने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरह से उन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को डिजोल्व करने का काम करती है, किस तरह से उसने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। With both the Russia-Ukraine conflict and Israel's war in Gaza, India consistently put itself on the side of peace. रसिया और यूक्रेन के बीच जो क्लासेस चल रहे हैं, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो क्लासेस चल रहे हैं, इन दोनों क्लासेस के रिस्पेक्ट में इंडिया ने कंसिस्टेंटली पीस को फॉरवर्ड करने के लिए हमेशा इनिशिएटिव्स लिए हैं। मिस्टर मोदी विजिट टू रशिया एंड यूक्रेन विद इन वीक्स ऑफ ईच अदर रेज स्पेकुलेशंस दैट ही कुड प्ले मीडिएटर इन फ्यूचर नेगोशिएशंस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर के ड्यूरिंग रसिया और यूक्रेन दोनों कंट्रीज में अबाउट 1 वीक के अंदर विजिट किया है। इससे ये स्पेकुलेशंस रेज किए जा रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों कंट्रीज के बीच में फ्यूचर नेगोशिएशंस के लिए एक इम्पोर्टेंट मीडिएटर के तौर पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। While New Delhi repeatedly collect for an end to the civilian casualties by Israel for the killing of more than 45,000 in Gaza, इसराइल के द्वारा गाजा में जिस तरह से अबाउट 45,000 से ज़्यादा सिविलियंस का किलिंग हुआ है, इंडिया ने रिपीटेडली कॉल किया है कि ये जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, इन कैजुअलिटीज़ का एंड होना चाहिए। विद मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स लाइक IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड I2U2, इंडिया इजराइल UAE एंड US इन ट्रबल, इंडिया sought to engage West Asian countries bilaterally। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2 ये इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म रहे हैं, और इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ बायलैटरली तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर सकता है। In 2025, a more difficult tightrope walk for South Bloc is expected between Iran and the Israeli-US combined। 2025 में साउथ ब्लॉक के अंदर जो डिफिकल्ट टाइट रोप वॉक करने वाला है वो ईरान और इजराइल US कॉम्बाइन के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज ऑन द डिप्लोमेटिक कैलेंडर इन 2025? 2025 में डिप्लोमेटिक कैलेंडर क्या होने वाला है? मिस्टर जयशंकर ईयर एंड विजिट टू वॉशिंगटन एंड मीटिंग विद द ट्रम्प ट्रांजिशन टीम indicate that ties with the US will be a priority in 2025। वॉशिंगटन के लिए जिस तरह से इस ईयर के एंड मिस्टर जयशंकर इंडियन फॉरेन एडवाइजरी मिनिस्टर जिस तरह से यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, और ये जो विजिटिंग होगा, इनका जो मीटिंग होगा वो ट्रम्प ट्रांजिशन टीम के साथ मीटिंग हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि 2025 में इंडिया का प्रायोरिटी US रहने वाला है। Mr. Trump is expected to visit India for the Quad Summit next year, and Mr. Modi is likely to call on him in Washington before that। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में जो क्वाड का समिट इंडिया के अंदर होने वाला है, मिस्टर ट्रम्प इंडिया विजिट कर सकते हैं, और इसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी वॉशिंगटन के लिए यहाँ पर कॉल किया जा सकता है। 2025 expected to begin with a initial visit from Iran, followed by US from a last moment ICET initiative on critical and emerging technology meet। ICAT का मीटिंग भी 2025 में होने वाला है, और इस मीटिंग के अंदर कुछ कंट्रीज का यहाँ पर इम्पोर्टेंट इशूज जो भी हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशंस किए जाएंगे, स्पेशली ईरान एंड US के साथ। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट विल बी रिपब्लिक डे गेस्ट। 2025 में जनवरी 26 को जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया के अंदर, एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। ऑल आइज विल बी ऑन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट टू दिल्ली, हिज फर्स्ट सिंस द वॉर बिगन, एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड अर्ली इन 2025। 2025 के अर्ली टाइम में
ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट को दिल्ली के अंदर उनका विजिट होने वाला है, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये पहली बार होगा जब रशियन प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करेंगे। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विद केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, सो लेट्स डिस्कस दिस इशू बाय न्यूज। Prime Minister on December 25, 2024 laid the foundation stone for the Ken-Betwa river linking project in मध्य प्रदेश खजुराहो। 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो रीजन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एम्ड एट सॉल्विंग द वाटर वॉइस ऑफ द बुंदेलखंड रीजन स्प्रेड अक्रॉस पार्ट ऑफ यूपी एंड एमपी। यूपी एंड एमपी के अंदर बुंदेलखंड का जो रीजन जहां पर वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड 45,000 करोड़। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अबाउट 45,000 करोड़ रुपीज का एक्सपेंस हो सकता है। इन दिस मैप वी कैन सी केन रिवर एंड बेतवा रिवर एंड केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं। What is Ken Betwa link? The Ken Betwa link project is the river interlinking project which aims to transfer surplus water from the Ken river in MP to Betwa river in UP to irrigate the drought-prone बुंदेलखंड region. केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव एमपी के अंदर बहने वाली केन रिवर के सरप्लस वाटर को यूपी में फ्लो करने वाली बेतवा रिवर को ट्रांसफर करना है, जिससे कि बुंदेलखंड रीजन में स्पेशली ड्रॉट प्रोन रीजन में वाटर सप्लाई किया जा सके और इस रीजन में इरिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। द रीजन स्प्रेड अक्रॉस वेरियस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टू स्टेट मेनली बांदा, झांसी, महोबा, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड पन्ना, टीकमगढ़ एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। अबाउट 9 डिस्ट्रिक्ट को ये प्रोजेक्ट कवर करता है। यूपी के अबाउट 4 डिस्ट्रिक्ट बांदा, झांसी, महोबा, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है, जबकि एमपी के 3 डिस्ट्रिक्ट सच एज पन्ना, टीकमगढ़ एंड छतरपुर को कवर करता है। केन बेतवा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिल्डिंग अ 77 मीटर टॉल एंड 2 मीटर वाइड धौदान डैम विच टू बी बिल्ट विद इन पन्ना टाइगर रिजर्व एंड 230 किलोमीटर कैनल। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर एक 77 मीटर टॉल एंड 2 मीटर वाइड धौदान डैम बनाने का प्रोविजन किया गया है, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर 230 किलोमीटर का कैनल बनाने का प्रोविजन किया गया है। इट मीन्स एक डैम बनाया जाना है इस प्रोजेक्ट के अंदर और एक कैनल बनाने का प्रोविजन किया गया है। दिस प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कंसीव्ड अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री के अंदर 30 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए, उनमें से ये प्रोजेक्ट भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिस पर वर्क चल रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? इट विल एक्सेलरेट द वाटर कंजर्वेशन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टीपर्पज डैम। मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इस डैम के थ्रू वाटर कंजर्वेशन को एक्सेलरेट किया जा सकता है। नंबर 2, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 103 मेगावाट हाइड्रो पावर इस डैम के थ्रू प्रोड्यूस किया सकता है। इट विल सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख पीपल। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो डैम बनाया जाना है, इस डैम के थ्रू अबाउट 60 लाख लोगों तक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जा सकता है। व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है? नंबर 1, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है, इकोनॉमिक कंसर्न क्या क्या है, सोशल कंसर्न क्या क्या है। नंबर 1, एनवायरमेंटल कंसर्न। बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, इट हैज एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंसर्न। बिकॉज ये प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि टाइगर हैबिटेट है, क्रिटिकल हैबिटेट है, वहाँ से पास किया जाना है, तो डेफिनेटली ये एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंसर्न रेज करता है। नंबर 2, इकोनॉमिक कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं? देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट अटैच्ड विद द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस व्हिच हैव बीन रोज ड्यू टू डिले इन द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी डिले हुआ जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट काफ़ी हाई हो गया है। यही वजह है कि इसका एक हाई इकोनॉमिक कॉस्ट यहाँ पर कंट्री को फेस करना होगा। नंबर 3, सोशल कंसर्न। रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व सोशल कॉस्ट।
इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बहुत सारे पीपल को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करना होगा। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन की जो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं एक हाई सोशल कॉस्ट क्रिएट कर रही है। प्रोजेक्ट विल ऑल्सो एंडेंजर द वाटर सिक्योरिटी ऑफ पन्ना। पन्ना रीजन के अंदर वाटर सिक्योरिटी भी इसके थ्रू एंडेंजर हो सकती है। व्हाट इज द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर रिवर्स? रिवर को इंटरलिंक करने के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या है? द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, विच फॉर्मली नोन एज द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, aims to transfer of water from water surplus basin where there is flooding to water deficit basin where there is drought scarcity through inter basin water transfer project। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसको ऑफिशियली नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जाना जाता है, इस प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ड्रॉट या वाटर स्केर्सिटी वाले रीजन के लिए वाटर सप्लाई करना है, स्पेशली जहाँ पर सरप्लस वाटर है उस रीजन से रिवर, उस रीजन के रिवर के वाटर को ड्रॉट प्रोन रीजन में ट्रांसफर करना इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है। अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी हैज आइडेंटिफाइड 30 रिवर लिंक, 16 अंडर द पेनिनसुलर रीजन एंड 14 अंडर द हिमालयन रीजन। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अबाउट 30 रिवर लिंकिंग आइडेंटिफाई किए, जिनमें 16 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पेनिनसुलर रीजन के लिए आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जबकि 14 हिमालयन रीजन में आइडेंटिफाई किए गए हैं। द NPP फॉर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन टू वाटर डेफिसिट बेसिन वॉज प्रिपेयर्ड इन 1980। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने वाटर सरप्लस रीजन से वाटर डेफिसिट रीजन में वाटर को ट्रांसफर करने का जो प्लान प्रिपेयर किया था 1980 में प्रिपेयर किया था। व्हाट आर केन एंड बेतवा रिवर्स? बोथ केन एंड बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट इन एमपी एंड आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। दोनों रिवर्स एमपी में ओरिजिनेट होती हैं और यमुना रिवर्स की दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं। केन मीट्स विद यमुना रिवर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड बेतवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। केन रिवर की अगर बात की जाए तो ये यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना के साथ मीट होती है, जबकि बेतवा रिवर यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यमुना रिवर के साथ मीट होती है। परिचा, राजघाट एंड माताटीला डैम आर ओवर बेतवा रिवर। बेतवा रिवर पर कुछ डैम पहले से ही बने हुए हैं, सच एज परिचा डैम, राजघाट एंड माताटीला। केन रिवर पास थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि एमपी के अंदर है, इस टाइगर रिजर्व के थ्रू ये पास होती है। दिस इज प्रीवियर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड viable solutions to multi-dimensional interrelated problems such as drought, floods and interrupted navigation critically examined। वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये ड्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको।